बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लीडर फोर्सेज एकेडमी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। AFNS के डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन जो आज के टेस्टों के अंदर मुख्तलिफ सेंटरों के अंदर आए, हमारे स्टूडेंट ने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। वो क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट्स के साथ, ट्रिक्स के साथ डेली बेसिस पे हम आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी हर न्यू वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त और बआसानी पहुँचती रहे। तो पहला क्वेश्चन हमारा, विच आर द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जी। सबसे ज़्यादा जो लेटेस्ट एनर्जी होती है वो किसकी होती है? देखो कल के पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, तो वो किसकी थी? मैंने आपको बता दिया था, फ्लोरीन की थी। किसकी थी? मैं अब लिख नहीं रहा, फ्लोरीन की थी। ठीक है। अच्छा, सबसे कम किसकी है ये भी मैंने आपसे कहा था, पूछा जा सकता है। परसों के पेपर में कहा था और कल के पेपर में पूछा भी गया। तो सबसे कम जो होती है वो किस चीज़ की होती है? तो सबसे कम होती है फ्रेंजियम की। ठीक है। अब ये था क्या नाम है आपके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी के पे भी मैंने आपको बताया था, परसों का ये क्वेश्चन था। तो परसों मैंने आपको बताया था कि आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड भी आपसे पूछा जाएगा और कल के पेपर में पूछा कि आप अपना एक्सपीरियंस देख लें, हमारा कल वाला भी, उसमें यहाँ पे भी हमने बड़ी डिटेल में समझाया है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो सबसे ज़्यादा होती है वो किसकी होती है? हीलियम की होती है। किसकी होती है? तो सबसे ज़्यादा हीलियम की है। तो सबसे कम किसकी होती है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे कम होती है सीजियम की। ठीक हो गया। अब आपसे आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन भी पूछी जाती है। तो क्या डेफिनेशन है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस एटम। एक गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है। इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। अब लेटेस्ट एनर्जी क्या है? सबसे पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए क्योंकि पेपर में डेफिनेशन भी तो आ सकती है। ये आपके पास कौन सी एनर्जी होती है? दैट रिलीज्ड। कब रिलीज होती है? व्हेन अपोजिट चार्ज पार्टिकल कम क्लोज टुगेदर। मतलब जब अपोजिट चार्ज पार्टिकल जो है एक दूसरे के करीब आते हैं। किस लिए करीब आते हैं? एक आयनिक सॉलिड बनाने के लिए। ठीक है। अपोजिट चार्ज, मिसाल के तौर पे एक आपका H+ है, दूसरा आपका क्या है? Cl है। दोनों एक दूसरे के क्लोज आके इन्होंने क्या बना देना? HCl बना देना। क्या बना देना? तो अभी देखो इनमें ये इस वक्त इनको बनाने में जो एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या बोलेंगे हम? लेटेस्ट एनर्जी बोलेंगे। अब सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जी होती है वो किसकी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट होती है वो होती है Al2O3 की। किसकी होती है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो होती है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जी होती है। अच्छा, मॉडरेट किसकी होती है ये भी आपसे पूछा जाता है कि दरमियानी एवरेज जो लेटेस्ट एनर्जी है वो किसकी होती है? वो होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। किसकी होती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। और सबसे कम लेटेस्ट एनर्जी किसकी होती है? वो होती है सीजियम आयोडाइड के। किसकी? सीजियम अभी मैंने बताया था ना। ठीक है। जिसकी जो है ना आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है। तो यहाँ पे सीजियम आयोडाइड जो है इसकी जो लेटेस्ट एनर्जी है ये क्या होती है? सबसे कम होती है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता दिए हैं। तो ये आपने साथ साथ ये सारे करने हैं। ठीक है। मज़ीद अगर आप हमारी प्रॉपर जो है क्लासेज लेना चाहते हैं तो आप हमारे जो है ना व्हाट्सएप पे आप हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। एक हमारा फ्री ग्रुप भी है, वहाँ पर भी आपको बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है। और एक हमारा पेड ग्रुप है, वहाँ पर आपको डेली बेसिस पे जो है ना चैप्टर वाइज नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं और वहाँ पे टेस्टिंग भी आपकी ली जा रही है। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल रहे हैं, बेहतरीन तैयारी हम वहाँ पे करा रहे हैं। लेकिन आप हमारे व्हाट्सएप पे लाजमी कॉन्टैक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको फ्री ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छी से तैयारी कराई जा रही है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन द SN1 मैकेनिज्म द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इज। तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है वो क्या होता है? डिपार्चर ऑफ द लिविंग ग्रुप। क्या होता है? डिपार्चर। ये SN1 रिएक्शन जो है ये भी मैंने आपको पिछले एक्सपीरियंस के अंदर बड़ी डिटेल के अंदर समझाया था। तो वहाँ पर जाके आप इसकी डिटेल देख लीजिएगा। कल के जो एक्सपीरियंस था वहाँ पर SN1 जो रिएक्शन है और मैंने कंप्लीट डिटेल के अंदर समझाया क्योंकि कल के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था। आगे चलते, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सी ऐसी है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है। उसके बाद ही हमें पता चलेगा ना कि कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और कौन सी नहीं है। तो ये वो प्रॉपर्टी है सॉल्यूशंस की। किसकी? सॉल्यूशंस की, जो कि डिपेंड कर रही होती है किसके? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के अंदर जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, उनके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती। समझ आ गई? इसको क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है। जो क्या कर रही होती है? उनके नंबर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है पार्टिकल के, तो जो उसके अंदर मौजूद होते हैं उसकी नेचर के ऊपर, उसकी टाइप के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो तो कौन सा ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये भी क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है। और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग, ये भी है। तो ऑप्शन डी जो है हमारे पास ये क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी,
द pH ऑफ 0.001 मोल HCl सोल्यूशन इज अप्रॉक्सीमेटली, तो इसकी कितनी होती है 3 होती है। ये भी मैंने आपको कंसेप्ट के साथ इसका लेक्चर बनाया हुआ है, अब हमसे रब्ता कीजिएगा। तो इसका बल्कि इसका लिंक जो मैं ग्रुप डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, जिसमें आपने इसकी जो है ना लॉग के जरिए जो है ना इसका सारा वो मालूम करना होता है। ये कॉन्सेप्ट के साथ एक लेक्चर है जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से जो है ना इसको कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग। अब ये कॉन्सेप्ट समझिएगा, ट्रांजिशन कॉरेस्पॉन्डेंस टू द इमिशन ऑफ रेडिएशन इन द हाइड्रोजन एटम। याद रखिएगा इमिशन की बात हो रही है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ अब्जॉर्प्शन क्या होती है, ठीक है। एब्जॉर्ब एक होता है हीट को अब्जॉर्ब करना, एक होता है इमिशन करना, ठीक है, इमिट करना। अब एब्जॉर्ब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन जो है आपका लोअर ऑर्बिट से कहाँ हायर ऑर्बिट में जाता है, कहाँ से लोअर से कहाँ जाता है हायर ऑर्बिट में जाता है, तो उस वक्त वो एनर्जी क्या आता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। एनर्जी क्या करता है, टेक्स इन एनर्जी, एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। समझ आ रही है बात, ठीक है। अब देखो लोअर से कहाँ जा रहा है, लोअर से जा रहा है हायर में, मतलब पहला ऑर्बिट होगा तो पहले से कहाँ जाएगा 2 में जाएगा, तीसरा होगा तो तीसरे से कहाँ जाएगा 4 में जाएगा, और दूसरा होगा तो दूसरे से कहाँ जाएगा 3 में जाएगा। समझ आ गई, मतलब लोअर ऑर्बिट में कहाँ जाएगा, हायर ऑर्बिट में जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब बोलेंगे, ठीक है। और जो आपके इमिशन है वो क्या होता है, वो कब होता है, अब यहाँ पे देखो अब इमिशन है ना, ये आपने देख लिया ना 3 to 4 1 2। अब देखो अब जो इमिशन होगा, एमिट करेगा जब एनर्जी, वो कब करेगा, जब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ करेगा, हायर से कहाँ जाएगा, लोअर की तरफ जाएगा। हायर ऑर्बिट से कहाँ जाएगा, लोअर। मिसाल के तौर पे 3 पे है तो कहाँ जाएगा 2 में जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन सा ऐसा है जो इमिशन में होगा, मिसाल के तौर पे n = 2 to 3, ये लोअर से हायर में जा रहा है, पहले ऑर्बिट 2 में है, फिर कहाँ पे जा रहा है 3 में जा रहा है, तो ये तो अब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्ब हो गया ना। फिर 4 से कहाँ जा रहा है, 2 में जा रहा है, ये हमारे पास क्या है, ये इमिशन है। पहले आपका क्या था 4 ऑर्बिट में था, अब कहाँ पे जा रहा है, सेकंड में जा रहा है, जंप कर रहा है, ठीक है। तो मतलब लोअर हायर ऑर्बिट से लोअर में जा रहा है, तो ऑप्शन भी हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। बाकी जितने भी है देखो नीचे ऑप्शन सी है, पहले ऑर्बिट से कहाँ 1 से कहाँ जा रहा है 2 में जा रहा है, नीचे वाला 3 से कहाँ जा रहा है 5 में जा रहा है। तो जब लोअर से हायर में जाएगा तो उसको एब्जॉर्ब बोलेंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपको इमिशन का वर्ड दिया जाए तो फिर आपने ये देखना है कि वो हायर ऑर्बिट से कहाँ जाना चाहिए, लोअर में जाना चाहिए। 4 से 3 में गया, 3 से 2 में गया, 2 में 1 से गया, कोई भी आ जाएगा, हायर से कहाँ जाएगा, लोअर जाएगा। और जब एब्जॉर्ब की बात करेगा तो फिर क्या आ जाएगा, लोअर से कहाँ जाएगा, मिसाल के तौर पे 3 से कहाँ जाएगा, 4 में जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, आपके पास एब्जॉर्ब होगा। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट जो आपको क्लियरली समझ आ गया होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन जो है ना, एक आध क्वेश्चन तो डेली पेपर में आ रहा है, ठीक है। तो अच्छे से मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। नेक्स्ट हमारे बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। पावर हाउस ऑफ अ सेल क्या होता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है पावर हाउस ऑफ अ सेल है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन कल की वीडियो में मैंने। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, टिनी। कल भी मैंने आपको ये बताया कि छोटे से टिनी क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन, टिनी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होते हैं, जो कहाँ पाए जाते हैं, ये आपसे ज़्यादातर पूछा जाता है और पूछा भी गया कल के पेपर में। कहाँ पाया जाता है, ये प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, और कहाँ पाए जाते हैं, एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं, मतलब जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं ना उनके अंदर ये पाए जाते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। और एक प्रोकैरियोटिक का भी मैंने आपको पहले बता दिया पिछले एक्सपीरियंसिस के अंदर, पिछली वीडियो आप हमारी सारी देखें, हम हर वीडियो के अंदर जो है ना डिटेल के, जहाँ जिस क्वेश्चन की हम यहाँ डिटेल नहीं बता रहे, इसका मतलब उसकी डिटेल पहले बताई हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं। द विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, तो ओ नेगेटिव क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। और यूनिवर्सल जो रिसेप्शेंट है, जो जिसको कोई भी, वो कौन सा, वो आपके पास AB पॉजिटिव है। वो कौन सा है, AB पॉजिटिव जो यूनिवर्सल रिसेप्शेंट है, और जो यूनिवर्सल डोनर है वो कौन सा आपके पास, O नेगेटिव है, ठीक है। द फंक्शन, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल भी मैंने आपको किडनी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया था, मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको बता दिए, और ये क्वेश्चन कल मैंने बता दिया था आपको। आप कल के एक्सपीरियंस में देखो, आज के पेपर में पूछा गया, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। किडनी का जो फंक्शनल यूनिट क्या होता है, वो होता है नेफ्रॉन होता है। क्या होता है, नेफ्रॉन। क्या मतलब है इसका, कि ये आपके ब्लड को क्या करता है, क्लीन करता है, और क्या करता है, प्रोड्यूस करता है यूरिन को, ठीक है। तो ये आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे किडनी से रिलेटेड पूछा जाता है कि इसका फंक्शन क्या है जी। ये ब्लड को क्लीन करता है और यूरिन को प्रोड्यूस करता है, और ये जो है ना किसकी शक्ल का होता है, जो आपकी किडनी है, तो ये इसकी शक्ल किस टाइप की होती है, तो इसकी शेप होती है बीन्स की तरह, लोबिया की तरह इसकी शेप होती है, ठीक है। और कौन सा जो है ना आपसे बात जो है ना मतलब जो है ना इस तरह मतलब आपसे वो कहेगा यूरिन कहाँ प्रोड्यूस होता है, आपने कहना है किडनी के अंदर, और किडनी का क्या प्रोड्यूस, ये तकरीबन मैंने सारी डिटेल इसकी पिछली वीडियो के अंदर बताई है, तो वहाँ आप इसकी मज़ीद डिटेल देख लें, ठीक है। ट्रांसपायरेशन इन प्लांट्स मेनली अकर्स थ्रू। तो जो ट्रांसपायरेशन है प्लांट्स के अंदर, ये किसकी वजह से होती है भाई, तो ये आपकी स्टोमेटा की वजह से होती है, ठीक है। जो तना होता है ना उसका दरमियान में, ठीक है, प्लांट्स का, तो उसकी वजह से जो होती है ना, ये ट्रांसपायरेशन जो होती है ना, वो पूरे जो है ना प्लांट के अंदर होती है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग प्रोटीन बेस, इनमें से कौन सा जो प्रोटीन बेस है, ये इसकी डिटेल में मैंने आपको बताई। ND9 जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। ये क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको पिछले एक्सपीरियंस के अंदर भी बताया, और आज के दोबारा ये रिपीट हुआ है, ठीक है। तो कौन सा है ये,
कि कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो क्या ना सबसे जो बैलेंस करता है, ठीक है, तो वो कौन सा सेरिबेलम है, ठीक है, सेरिबेलम जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, सेरिबेलम इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब याद रखिए कि हमारे ब्रेन के सबसे बड़ा पार्ट भी आपसे पूछा जाता है, जो ऑप्शन ए के अंदर जो नज़र आ रहा है ये आपका सबसे बड़ा पार्ट है, ये आपका क्या है, आपके ब्रेन का, ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट जो है वो यही है, सेरिबेलम। और सबसे छोटा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो होता है ब्रेन स्टेम। वो क्या होता है, सबसे छोटा क्या होता है, ब्रेन स्टेम। और आपसे ये पूछा जाता है न्यूरॉन न्यूरॉन क्या होता है भाई, न्यूरॉन क्या होता है, ब्रेन होता है, न्यूरॉन क्या होता है, ब्रेन होता है। और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ी सी डिटेल मैं आपको मज़ीद बता ही देता हूँ, बल्कि कि जो आपका जो है ना मेल का जो ब्रेन होता है ना, ठीक है, मेल का जो ब्रेन होता है वो कितना होता है, उसका वज़न कितना होता है, वो 49 आउंसेस होता है। कितना होता है, 49 आउंस। कितना होता है, 49 आउंस। या अगर इसको आप ग्राम में कहेंगे तो ये ग्राम में हो जाता है तकरीबन 150 ग्राम, ठीक है, 1350 ग्राम। अगर ये ऑप्शन में हो तब भी ठीक है, और 1500 ग्राम हो मतलब 1.5 kg हो वो भी ठीक है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं ये ठीक है, कुछ लोग कहते हैं वो ठीक है। खैर, तो ये आप इसको दोनों ऑप्शन ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो 49 आउंस है, ये किसकी बात करें, मेल की। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो दिमाग होता है, ब्रेन होता है, वो थोड़ा सा कम होता है मेल की निस्बत से, ठीक है, मतलब उसका वज़न जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है। वैसे तो माशाल्लाह ये बहुत टैलेंटेड होते हैं, ठीक है। तो इनका जो ब्रेन का जो वेट होता है ना, वो क्या होता है, वो 44 आउंस होता है। कितना होता है, 44 आउंसेज होता है। समझ आ गई बात, ठीक है। उनका 49 है, इनका 44 है। और अगर ग्राम में बात की जाए तो इनका 1198 ग्राम वाला जो ऑप्शन होगा ना, वो आपका सही होगा। समझ आ गई बात। ये 1.2 kg वाला होगा तो वो भी आपके पास क्या होगा, सही होगा। क्लियर हो गया। तो ये फीमेल का जो ब्रेन है, ये उसका वेट जो है, इसकी डिटेल मैंने आपको बता दी। ये आपसे पेपर में पूछी जाती है, ऐसे नहीं बताई मैंने। अब 2-3 जो है ना मैंने आपको ऑप्शन बताया, क्योंकि कहीं पे 1350 ग्राम वाला ऑप्शन सही करते हैं, कहीं पे 1500 ग्राम। ऑप्शन में एक ही होगा, दोनों मौजूद नहीं होंगे, ठीक है। विच प्रोसेस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, तो कौन सा प्रोसेस है, मियोसिस है। ये पहले भी आपके पास इसका कॉन्सेप्ट मैंने बड़ी डिटेल के अंदर समझाया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। इंग्लिश ग्रामर के थोड़े से क्वेश्चन हैं जी, जो आज के पेपर में आए हैं जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। इंग्लिश को अच्छे से समझे, ठीक है। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। ही डोंट लाइक, ही के साथ डोंट नहीं आता भाई, डजंट आता है। क्या आता है, डज ये आता है। क्या आता है, ही शी इट, ये सिंगल नोन के साथ एस ये इसका इजाफा करते होते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा विच एक सेकेंड, ऊपर वाले क्वेश्चन में नहीं मैं थोड़ी जल्दबाजी कर गया हूँ। देखो, अगर यहाँ पे एस ए से आ गया ना, तो वर्ब के साथ एस ए एस नहीं आता ना फिर, ठीक है। तो ऑप्शन बी नहीं है। मैंने डज देख के वहीं पे उसको आपको ठीक करा दिया। ऑप्शन सी क्या है, ठीक है। जब आपका एस ए एस जो है ना हेल्पिंग वर्ब के साथ लग जाता है, तो फिर वर्ब के साथ एस ए एस नहीं आता। समझ आ गई बात। तो ऑप्शन बी सही नहीं है। ऑप्शन सी जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दी कि क्यों ऑप्शन सी है। विच आर द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द पास्ट परफेक्ट। देखो, पास्ट परफेक्ट के अंदर सबसे पहले तो आपकी हैड आएगा, फिर क्या आएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ठीक है। तो अब ये टेंसेस की जो है ना, आप एक लेक्चर हमारे पास, आप हमारा पेड सेशन ज्वाइन करेंगे तो आपको इंशाल्लाह सारे वो लेक्चर मिल जाएंगे। लेकिन फ्री ग्रुप भी आप हमारा ज्वाइन करें तो वहाँ पर भी इंशाल्लाह बहुत कुछ आपको बताया जाएगा। तो हैड, अब हैड यूज़ होगा और थर्ड फॉर्म यूज़ होगी पास्ट परफेक्ट के अंदर। तो हैड कहाँ पे आ गया, देखो पहले के अंदर विल आ गया, देखो हैड एक के अंदर ही यूज़ हुआ है और कहीं पर भी यूज़ नहीं हुआ, ठीक है। तो बाकी के अंदर हैड ये कहाँ पर यूज़ होगा, ये जनाब आपका प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर यूज़ होगा, ठीक है। तो हमारे पास अभी पास्ट परफेक्ट क्या है, तो ऑप्शन बी जो होगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक। इफ़ आई, कहता है अगर मैं होता, ठीक है। आई वाज आएगा या आई वर आएगा, ठीक है। तो अगर कंडीशनिंग सेंटेंस आ जाएगा तो आई वर आ जाएगा। इफ़ आई वर यू आई वुड टेक द ऑफ़र। तो मैं क्या करता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस ऑफ़र को क्या कर लेता, एक्सेप्ट कर लेता। तो ऑप्शन बी जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। जैसे हमारा क्वेश्चन है, विच सेंटेंस कंटेन्स आर नॉन रिस्ट्रिक्टिव। देखो जिसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, ठीक है, वो सेंटेंस हमने देखना है। वो कहता है द स्टूडेंट हु स्टडीड दैट पास हैड स्टडीड हार्ड पास द एग्ज़ाम। मतलब जो वर्क हार्ड करेगा, जो मेहनत करेगा, वो एग्ज़ाम पास करेगा। तो यहाँ पे उसने आपको रिस्ट्रिक्शन लगा दी, कंडीशन दे दी। तो ये हमारा उसने कहा है कि जो जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो वो बताना है। आगे कहता है माई ब्रदर। तो ऑप्शन बी तो हमारा नहीं बन सकता, ऑप्शन ए तो नहीं बन सकता। माई ब्रदर हु लिव्स इन कनेडा, मेरा भाई जो कनेडा में रहता है, इज़ विजिटिंग अस नेक्स्ट मंथ। तो नेक्स्ट मंथ हमारे पास विजिट करेगा। उसने कोई कंडीशन नहीं लगाई कि अगर मैं ये करूँगा तो वो विजिट करेगा, अगर ये होगा तो विजिट करेगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो ये हमारे पास क्या करेक्ट ऑप्शन है। आगे जाने की आपको जरूरत ही नहीं है। जैसे हमारा क्वेश्चन है जी, फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच लॉ एक्सप्लेन्स व्हाई पैसेंजर आर पुश्ड फॉरवर्ड व्हेन अ कार सडनली स्टॉप। तो जब आपकी कार अचानक से आप स्टॉप करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, तो आप जितने भी पैसेंजर्स होते हैं वो आगे की तरफ मूव करते हैं। क्यों करते हैं, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ की वजह से करते हैं। एक और भी इसको कहते हैं इनर्शिया लॉ। क्या कहते हैं इसको, ड्यू टू इनर्शिया या
या आप इसको कहेंगे न्यूटन फासला। ये न्यूटन फासला या इनर्शिया क्या कहता है, ये कहता है भाई मैं जिस हाल में हूँ मुझे उस हाल में रहने दो। ये उसी पोजीशन में रहता है कब तक, जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती, जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती ये उसी कंडीशन में रहता है, ठीक है। इसी तरह जब आप लोग जो है ना बस में सफ़र करते हैं और अगर बस जो है ना राइट साइड पर टर्न लेती है तो जितने भी पैसेंजर्स होते हैं वो लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहे होते हैं। क्यों? वो कहते हैं भाई जिस पोजीशन में हम जा रहे थे उसी पोजीशन में हमें जाने, तो अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। देखो अगर बस यूँ मूव कर रही होगी ना, ये देखो अगर बस यूँ सीधी जाते जाते उसने इस तरह टर्न ले लिया, तो उसने इस तरह टर्न ले लिया तो पैसेंजर जितने भी होंगे वो इस साइड पे क्या होंगे, उनका थोड़ा सा झुकाव होगा, ठीक है। क्यों? वो कहेंगे भाई हम सीधे जा रहे तो हमें सीधे जाने दो ना, तो वो सीधे जाने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से यहाँ उस साइड पर इसको भी क्या, अगर ये भी आपसे पूछ लिया जाए कि जब आपकी बस जो है वो राइट साइड में टर्न करती है तो पैसेंजर लेफ्ट साइड पर जो है ना वो मूव करते हैं, तो क्यों करते हैं, वो भी यही वजह है, ठीक है। समझ आ गई। इनर्शिया या फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ दोनों एक ही बात है, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, F = m में होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। और न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है भाई, न्यूटन थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन विच इज़ इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी न्यूटन का थर्ड लॉ, इसके एग्जांपल भी आपको पता होंगे, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको तकरीबन आती होंगी। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर बात की जाए तो इसका इलेक्ट्रिक यूनिट होता है कूलम। और इलेक्ट्रिक करंट की अगर बात कर दे, अगर इलेक्ट्रिक शुरू में इलेक्ट्रिक ही होता है बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक के साथ आगे क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, तो फिर इसका यूनिट क्या बन जाता है आपके पास, एम्पेयर बन जाता है। ओम किसका यूनिट है, ओम आपके पास रेजिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है, रेजिस्टेंस का। विच फेनोमेना एक्सप्लेन द ब्लू कलर, ब्लू कलर जो है ना स्काई के ऊपर होते हैं, किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट की स्कैटरिंग की वजह से क्या होते हैं ये ब्लू कलर जो होते हैं आसमान पे हमेशा नज़र आ रहे होते हैं। वर्क डन इन अ मूविंग चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो मूविंग चार्ज है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, तो उनके पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल एक इनिशियल पॉइंट है, एक फाइनल पॉइंट, इनके दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। समझ आ गई। जो चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम हो जाएगा, जैसे जैसे वो एक दूसरे के करीब आएंगे तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। इन वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम, वैक्यूम के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनकी क्या चीज़ सेम होती है, तो उनकी वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। इसके अलावा जो है ना आपके इलेक्ट्रो वेव से रिलेटेड काफ़ी सारा क्वेश्चन जो है मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इसका अलग से लेक्चर भी मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा होगा, आप डिस्क्रिप्शन से जो है ना इसको अच्छे से देख लें, क्योंकि वेव से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं और जितने भी वेव्स हैं, साउंड वो पूछेगा साउंड वेव क्या होती हैं, रेडियो वेव्स क्या होती हैं, गैमा रेज क्या होती हैं, ठीक है, तो ये कौन सी वेव्स के अंदर आती हैं, क्रस्ट क्या होता है, ट्रफ, ये तो चलो बेसिक है, बाकी चीज़ें स्टूडेंट भूल जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक्स के साथ मैंने समझाया है, तो आप वहाँ से जाकर इसको अच्छे से देख लें। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और बेहतरीन तैयारी के लिए व्हाट्सएप पे हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह ताला वहाँ आपको बेहतरीन अकॉर्डिंग टू पैटर्न एंड सिलेबस बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।